नमस्कार मित्रों साथियों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। एम आर चौधरी, केमिस्ट्री, मिशन मेरिट 2023। आइए पढ़ते हैं आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में हमें किया जाता है और हम उनका सही उत्तर देकर ही आते हैं। और वो आज है हमारा एंजाइम। क्या है मित्रों? एंजाइम। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरण। क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों? एंजाइम उत्प्रेरण। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि एंजाइम होते क्या है। आप सारे बच्चे ये जानते हैं, सारे मित्र मेरे ये जानते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक तो होते हैं, लेकिन ये निर्जीव पदार्थों में होने वाली क्रियाओं में काम नहीं आते हैं। ये सजीवों में होने वाली रासायनिक यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने का काम ही करते हैं। समझे मित्रों? मैं शुरू करता हूं अब। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण जंतु या वनस्पति कोशिका में होता है उन्हें एंजाइम कहते हैं। मित्रों दोबारा सुनिएगा, मैं यह बोल रहा हूं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण जिनका निर्माण किसमें होता है मित्रों? या तो एनिमल सेल में या प्लांट सेल में। इसमें जंतु या वनस्पति कोशिका में होता है, दोनों में हो सकता है। जंतु कोशिका में या वनस्पति कोशिका में होता है। इन उच्च अणुभार वाले प्रोटीनों को उच्च अणुभार वाले प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। वंस अगेन, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण जंतु या वनस्पति कोशिका में होता है। इन उच्च अणुभार वाले प्रोटीनों को जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम कहलाते हैं। तो ये है क्या? उच्च अणुभार वाले प्रोटीन है। वास्तव में ये क्या है? उच्च अणुभार वाले कौन है? प्रोटीन है। उच्च अणुभार वाले प्रोटीन यानी प्रोटीन ही हमारे लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं। मित्रों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनका व्यास 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर परास का होता है। इनका व्यास 10 से 100 नैनोमीटर परास का होता है। नैनोमीटर मतलब होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर या 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों? तो उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं और ये क्या करते हैं? ये में जल में घुलकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं। हमारे शरीर में जल में घुले ही रहते हैं, लेकिन बाहर से करें तो जल में घुल करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और कोलाइडी विलयन बनने के कारण इनकी अधिशोषण क्षमता और स्वांगीकरण सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसलिए ये बेस्ट उत्प्रेरक या एंजाइम का कार्य करते हैं। ये जल में घुलकर कोलाइडी विलयन के रूप में पाए जाते हैं। अतः ये क्या करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? जैव रासायनिक का अर्थ है आपके शरीर में होने वाली पाचन की क्रिया। मेरे शरीर में होने वाली पाचन, श्वसन, ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचयन, जल अपघटन, इमल्सीकरण, स्वांगीकरण, अधिशोषण को जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक का दूसरा नाम एंजाइम। क्या मैं ये कहूं मित्रों? एंजाइम का दूसरा नाम जैव रासायनिक उत्प्रेरक। एंजाइम का दूसरा नाम जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। कितना सरल अर्थ है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक अथवा जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों? मैं उनके बारे में आपसे रूबरू होता हूं, आपको जानकारी करवाता हूं कौन कौन से हैं। तो इनमें हम कुछ नाम जानते हैं। इनवर्टेस, ये थोड़ा कम दिख रहा है ना? इनवर्टेस, इनवर्टेस ये एंजाइम है। नाम के अंत में एस लगता है, एंजाइम की इनकी खासियत है। डाइमेस, जानते हैं ना? हमने एल्कोहल वाले पाठ में पढ़ा। माल्टेस,
पढ़ा वहां, डायस्टीज, यूरियस, ज भी लिख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस, पेप्सिन। ये कुछ प्रमुख एंजाइम हैं। ये ऊपर वाले तीन मित्रों यीस्ट में पाए जाते हैं। ये माल्ट में पाया जाता है, माल्ट, यीस्ट क्या, खमीर, एक फंजाई है, कवक है, उसमें होते हैं। और माल्ट, जब जो जई, गेहूं को पानी में भिगोकर आर्द्रता में रखकर उनको कुचलते हैं, मसलते हैं, तो जो लसलसा पदार्थ लेई जैसा बन जाता है, तो माल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल्ट, उसमें पाया जाता है। और यूरियस, यूरियस कहाँ पाया जाता है मित्रों? बहुत अच्छे से जानते हो, यूरियस तो हमारे शरीर में भी होता है, लेकिन ये पाया जहाँ गया सोयाबीन, और ये दोनों पाए जाते हैं हमारे पेट में, जिसको हम बोलते हैं आमाशय। ठीक है मित्रों? अब इनके कार्य क्या क्या है ध्यान देना, इनके काम क्या क्या है। तो इनके कामों की मैं चर्चा करूं तो इन्वर्टेस, डाइमेस और माल्टेस, इनके काम में आपको पहले बता दूं। इन्वर्टेस ये सुक्रोस या शर्करा का प्रतिप्रदन करता है, अपघटन करता है। क्या करता है? इसका काम है सुक्रोस का अपघटन। ठीक है ना? मैं यहाँ लिख दूं इन्वर्टेस, तो शायद आपको ये ठीक लगेगा। ये क्या करता है? सुक्रोस को ग्लूकोस और फ्रक्टोस में अपघटित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसे शर्करा का प्रतिपन्न या इस अभिक्रिया को प्रतिलोमन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन अभिक्रिया। मित्रों, प्रतिलोमन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सुक्रोस का जो प्रकाश घूर्णक का गुण है, उसकी तुलना में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के विलयन का प्रकाश ध्रुवण घूर्णक है, वो उल्टा हो जाता है। यानी अभिकारक का प्रकाश ध्रुवण घूर्णक गुण की तुलना में प्रोडक्ट उत्पाद का प्रकाश ध्रुवण घूर्णन का गुण विपरीत हो जाए, तो ये क्रिया प्रतिलोमन, प्रतिपन्न या इन्वर्जन कहलाती है। इसलिए इसको इन्वर्टेस कहते हैं। कार्य के आधार पर नाम है। डाइमेज क्या करता है? डाइमेज ग्लूकोज को, बोलो बोलो, एल्कोहल वाले पार्ट में, एल्कोहल के उत्पादन में, एथेनॉल के उत्पादन में ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, और साथ में किण्वन की क्रिया होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये काम किसका है मित्रों? डाइमेज का। और माल्टेस, माल्टेस के बारे में आप जानते हैं। माल्टेस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलती है। इसमें माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? माल्टेस। कौन है? देखो नाम कैसे एक जैसे हैं, ये माल्टोस है और ये माल्टेस। माल्टोस को माल्टेस में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने लायक है, क्योंकि भ्रमित करने वाला है, थोड़ा हटके। अगला है डायस्टिस, ये माल्ट में होता है और ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्च को बदलता है माल्टोस में स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? डायस्टिस। कौन? डायस्टेस या डायस्टेस, ध्यान देना। स्टार्च को डायस्टेस बदलता है माल्टोस में, और माल्टोस को माल्टेस बदलता है। क्लियर हो गया? इन्हीं एंजाइम की वजह से पुराने आलू बाद में मीठे होते। पुराने आलू का जो स्टार्च है वो माल्टोस में बदल जाता है, और माल्टोस फिर उसमें बदल जाता है, इसलिए पुराने आलू मीठे स्वाद वाले होते हैं। ठीक है मित्रों? दूसरे वाले यूरियस, ऐसा नाम वैसा काम। यूरियस है वो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। कौन करता है? यूरियस। ये वो एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जिसको पहली बार या सबसे पहले खोजा गया। ठीक है ना? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करता है। दूध को दही में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लैक्टोबैसिलस। मित्रों, जीवाणु को भी लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जिसके अंदर ये पाया जाता है। ये हमारे पेट में होते हैं जीवाणु, आमाशय में होते हैं। और पेप्सिन, कौन है? पेप्सिन, पेप्सिन का बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। कौन? पेप्सिन महोदय। एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो एमिनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और फिर वो अमीनो अम्ल बनते हैं। इस तरह से होता है मित्रों ये महत्वपूर्ण एंजाइम और इनके कार्य। यहाँ आधे नंबर का प्रश्न बनने की गुंजाइश कभी कभार बनती है। अब हम मित्रों ध्यान दे रहे हैं एंजाइम के गुण या एंजाइम उत्प्रेरक के गुण।
एंजाइम के गुण, या हम बोले एंजाइम उत्प्रेरण के गुण, एंजाइम उत्प्रेरण के गुण। मित्रों ध्यान देना, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, यहां से एक सवाल बनेगा, 100% बनेगा, छोटा प्रश्न बनेगा, आधे नंबर का प्रश्न बनेगा या 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। उनमें पहला है एंजाइम का गुण या एंजाइम उत्प्रेरण का गुण, उच्च क्रियाशीलता। उच्च क्रियाशीलता, इसका मतलब क्या है? क्रियाशील तो भी होते हैं, लेकिन उच्च क्रियाशीलता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मित्रों, एंजाइम की एक खासियत है कि प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में, प्रति मिनट 10 लाख अभिकारक अणुओं को, 10 लाख अभिकारक अणुओं को उत्पाद अणुओं में कन्वर्ट कर सकता है, कर देता है। 1 मिनट में यारो 10 लाख अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलता है, तो इसे उच्च क्रियाशील नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये उच्च क्रियाशीलता इसका एंजाइम का विशेष गुण होता है। दूसरा, उच्च क्रियाशीलता के बाद इसके जैसा और है उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट, विशिष्ट प्रकृति वो है जो अपने आप में खास अनुपम होती है, इसकी प्रकृति विशिष्ट से भी ऊपर है। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है एक उत्प्रेरक, एक उत्प्रेरक केवल एक अभिक्रिया को अंजाम देता है, उत्प्रेरित करता है। एक एंजाइम, एक एंजाइम, एंजाइम की बात कर रहे हैं, एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जैसे यूरिएस है, कौन? यूरिएस एंजाइम केवल यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, ये उनकी उच्च है। दूसरी बात मित्रों, हमने पीछे पढ़ा था ठोस उत्प्रेरकों के गुणा में कि एंजाइम इतने विशिष्ट होते हैं, उत्प्रेरक इतने विशिष्ट होते हैं कि वो समान अभिकारक होने के बावजूद भी उत्पाद अपने हिसाब से अलग अलग, ठीक है ना? तो यहाँ हम एंजाइम की बात करें, उच्च विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं क्योंकि ये एक उत्प्रेरक, एक एंजाइम, एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। ध्यान रहेगा मित्रों, ये 2 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, इष्टतम ताप, इष्टतम तापमान। क्या एंजाइमों को क्रिया करने के लिए कोई विशिष्ट तापमान चाहिए? हाँ चाहिए। ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो ध्यान देना, इस ताप पर, इस ताप पर एंजाइम अधिकतम क्रियाशील होता है, एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उस तापमान को इष्टतम तापमान कहते हैं। जिस तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, जिस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उस ताप को क्या कहेंगे मित्रों? इष्टतम ताप। और एंजाइम के लिए इष्टतम होता है, इष्टतम ताप होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ मित्रों, हमारे मानव बॉडी का, हमारे शरीर का तापमान भी 37 है, और इसलिए भगवान ने एंजाइम के लिए इष्टतम तापमान 37 डेफिनेट कर लिया, ठीक है ना? लेकिन एक बात यहाँ और है, वो ये है कि एंजाइम के लिए इष्टतम तापपरास क्या होती है? अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तापपरास यानी लोअर टू अपर, ये 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य अपनी उच्च क्रियाशीलता दर्शाते हैं। तापपरास यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच एंजाइम अधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं, उसे ताप, इष्टतम तापपरास कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से चौथा करेक्टर हमारे पास है इष्टतम पीएच। मित्रों पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। पीएच के द्वारा हम अम्ल और क्षार का, अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करते हैं। अम्लों की पीएच 7 से कम होती है, 0 से 7 के मध्य 6.9, और क्षारों की पीएच 7.1 से 14 तक होती है, ठीक है ना? विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उसकी बात हो रही थी पीएच के लेकर के। अब हम ये बात करें कि एंजाइमों के लिए, एंजाइम की सक्रियता के लिए इष्टतम पीएच 7.4 होती है, क्योंकि मानव ब्लड की 7.4 पीएच पर एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। और इसके लिए भी इष्टतम पीएच परास, तम पीएच परास, ये 5 से 7 होती है। कितनी होती है? 5 से 7। छोटा प्रश्न,
का, एम्स का, नीट का या वैकल्पिक प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं, पांचवा करेक्टर लेते हैं इसका, सक्रियक एवं कोएंजाइम। सक्रियक एवं कोएंजाइम, कोएंजाइम को हिंदी में मित्रों सह एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह एंजाइम। सह एंजाइम यानी वे पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और अधिक सक्रिय करते हैं, उन्हें सक्रियक और सह एंजाइम कहा जाता है। ये क्या करते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले पदार्थ सह एंजाइम या को एंजाइम कहलाते हैं। इस तरह ध्यान देना, एंजाइम की क्रियाशीलता यानी बढ़ाते हैं तो को एंजाइम या सह एंजाइम कहलाते हैं। सक्रियक वे पदार्थ होते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। ये कौन होते हैं? नॉर्मली ये होते हैं विटामिन, तो अप्रोटीन है, तो अप्रोटीन है वो वाला विटामिन, और धातु आयन, और कुछ धातुओं के आयन हैं जो एंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि करते हैं, जैसे Na+। पर्टिकुलरली मित्रों ये एमाइलेस एंजाइम की क्रिया को बढ़ाता है जो हमारे लार में होता है, ठीक है ना, एमाइलेज। और कौन कौन से आयन है? तो उनमें हमारे पास है जिंक आयन, कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, आयरन, फेरिक आयन। ये हमारे शरीर में एंजाइमों की सक्रियता या क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। ठीक है मित्रों, चले आगे। तो दोबारा रिवाइज, उच्च क्रियाशीलता, उच्च विशिष्ट प्रकृति, इष्टतम तापमान 37 डिग्री, इष्टतम पीएच परास 5 से 7 और इष्टतम पीएच 7.4। सक्रिय एवं को एंजाइम जो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। हटा लेते हैं संदमक या विष। संदमक यानी जो दबाते हैं, विष यानी जो क्रियाशीलता को समाप्त करते हैं। संदमक क्या होते हैं मित्रों? क्रियाशीलता घटाने वाले, और विष क्रियाशीलता समाप्त करने वाले। एंजाइम की क्रियाशीलता को घटाने वाले संदमक कहलाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता को खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले विष कहलाते हैं। तीन पदार्थ है HCN, हाइड्रोसायनिक अम्ल या हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड गैस, और पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज, ये एंजाइम की सक्रियता को घटा देते हैं, इसलिए इन्हें संदमक या विष कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण सिद्धांत की। एंजाइम उत्प्रेरण सिद्धांत, एंजाइम किस प्रकार क्रिया करता है उस क्रिया विधि को समझ रहे हैं। एंजाइम के क्रिया करने की क्रिया विधि को समझते हैं। ठीक है मित्रों, पीछे हमने उत्प्रेरकों की विषमांगी अधिशोषण का उत्प्रेरण सिद्धांत पढ़ लिया था, उससे कुछ मिलता जुलता ही, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ एंजाइमों के क्रियाशीलता या उत्प्रेरण की क्रिया विधि समझाने वाला जो सिद्धांत है उसका नाम है लॉक की ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, मित्रों ध्यान देंगे, क्या नाम इसका? ताला चाबी सिद्धांत। क्या नाम है? ताला चाबी सिद्धांत। इसे ताला ताली भी कहते हैं, ताला ताली सिद्धांत। इसे की एंड लॉक थ्योरी भी, की चाबी, लॉक ताला, थ्योरी यानी सिद्धांत, ताला कुंची सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना मित्रों, ताला कुंची आप समझते हो, एक ताले के लिए एक और विशिष्ट चाबी होती है। ताले को खोलने के लिए एक विशिष्ट चाबी होती है जो उसे खोल पाती है। उसी तरह से एंजाइम भी, यानी एंजाइम चाबी, एंजाइम क्या है? चाबी, तो विशिष्ट अभिक्रिया को यानी ताले को खोलती है यानी उत्प्रेरित करती है। समझ गए मित्रों? क्या समझे? एक एंजाइम एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिस प्रकार एक चाबी एक ताले को खोलती है। करता कैसे है, चलिए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो समझने की बात है वो ये है, आप सब लोग जानते हो क्योंकि अधिशोषण पढ़ चुके हो, एंजाइम की सतह पर सक्रिय केंद्र, एंजाइम की सतह पर सक्रिय केंद्र, जियोलाइट में हमने पढ़ा था कोटर होते, रंध्र होते। क्या होते हैं? कोटर या रंध्र होते, ठीक है।
और ये विशिष्ट आकृति वाले होते हैं। ये विशिष्ट आकृति बनावट वाले होते हैं। ये आकृति भी विशिष्ट होती है और इनकी साइज भी विशिष्ट होती है। आकृति और आकार दोनों विशिष्ट होता है किसका? एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले कोटर का, पोर्स का, कैविटीज का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कोटर या रंध्र अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरक, प्यारे मित्रों ध्यान देना, उत्प्रेरक अपनी सतह पर विशिष्ट संरचना वाले और आकार वाले रंध्रों अथवा कोटरों में, सक्रिय केंद्रों में, मुक्त संयोजकताओं में अभिकारक अणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, आकर्षित कर बांध लेते हैं। क्लियर? इन कोटरों में खास बात सुनना, ये जो विशिष्ट संरचना वाली बनावट वाले कोटर होते हैं, इनके अंदर क्रियात्मक समूह या सक्रिय समूह भी उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? सक्रिय समूह, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियाशील समूह। ये अक्सर कौन होते हैं? ये या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में होता है, या एमीन के रूप में होता है, या एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी समूह के रूप में होता है, या इसके रूप में होता है। यानी एंजाइम की सतह पर कोटर, कोटर की निश्चित या विशिष्ट बनावट, और उसके अंदर रहते हैं सक्रिय समूह। ये सक्रिय समूह अपने वांछित अभिकारक के साथ जुड़ते हैं, उसको अधिशोषित करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी है इस सिद्धांत का कि अभिकारक की आकृति एंजाइम पर जो कोटर है, एंजाइम के रंध्र या कोटर की अनुपूरक होती है। ये शब्द बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण है। कैसी होती है? अनुपूरक। यानी जिस प्रकार ताले में अलग अलग खांचे होते हैं और उन खांचों से जुड़ने वाली यानी अनुपूरक कंप्लीमेंट्री चाबी होती है तो ये अंदर घुसती है, उसी तरह से उत्प्रेरक की सतह पर जो कोटर होते हैं, साइज, टैप और क्रियाशील समूह ये विशिष्ट होते हैं, तो उसके अनुरूप आकृति वाले अभिकारक अणुओं को ही अपने अंदर आने या अधिशोषित करते, आने देते, अधिशोषित करते हैं। ये अभिकारक जिनकी आकृति एंजाइम के कोटर की अनुपूरक होती है, वो एंजाइम की सतह पर अधिशोषित होकर के एक सक्रियत संकुल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं मित्रों? सक्रियत संकुल, या जिसको मध्यवर्ती संकुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्यवर्ती संकुल भी कह सकते, ये बना लेते हैं। ये सक्रियत संकुल या मध्यवर्ती संकुल है, उच्च ऊर्जा वाला और हाईली अनस्टेबल होता है। इसकी ऊर्जा कैसी होती है मित्रों? उच्च, और स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। ये अनस्टेबल, उच्च अस्थायी और उच्च ऊर्जा वाला होता है, इसलिए तुरंत मध्यवर्ती संकुल है वो तुरंत बदल जाता है उत्पाद में। इसमें तीन बातें हो गई। क्या? कि एंजाइम की सतह पर विशिष्ट आकृति और बनावट वाले सक्रिय समूह युक्त कोटर या रंध्र पाए जाते हैं, जो अपनी अनुपूरक आकार वाले अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करते हैं। अधिशोषण के बाद एंजाइम और अभिकारक मिलकर एक सक्रियत संकुल मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। तो यह मध्यवर्ती यौगिक उच्च अनस्टेबल, अस्थायी और उच्च ऊर्जा वाला होता है, इसलिए तुरंत अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। क्या करता है? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि को दो चरणों में करते हैं। पहला पद क्या है? ये एंजाइम और ये अभिकारक अणु या सबस्ट्रेट आपस में जुड़ करके क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती संकुल या सक्रियत संकुल बना लेगा। ये मित्रों सक्रिय संकुल है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये सक्रियत संकुल अपघटित होकर के उत्पाद का निर्माण करेगा। ध्यान देना मित्रों, इस एंजाइम सबस्ट्रेट यानी सक्रियत संकुल को ग्रेट बड़े कोष्टक में ऐसे रख कर लिखना जरूरी होता है। और अब ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगी। ES will convert in a product। ठीक है, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि के दो पद हो गए। ठीक है मित्रों, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, माना कि ये एक चाबी है, ये विशिष्ट बनावट वाली कोई चाबी है। ठीक है, ये किस ताले में या किस, ये तो हमारा अभिकारक अणु है ना,
और ये किस ताले में घुसेगी, अब देखना। ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। इसको हम आर से भी लिख सकते हैं, इसको एस से भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में मिल करके, आपस में दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बनाने का प्रयास करूं ताकि आप समझ पाएं। अब इसकी आकृति इस तरह से, दोनों की आकृति अनुपूरक, या अनुपूरक वाला मैटर समझना है। यानी ताली, चाबी की बनावट और ताले की बनावट, यानी सबस्ट्रेट की बनावट या अभिकारक अणु की बनावट, या अभिकारक अणु और ये एंजाइम, इन दोनों की बनावट एक दूसरे की अनुपूरक है। और ये जो अब बन गया डायग्राम, या ये जो संरचना बनी, ये संकुल बना, इसे सक्रियत संकुल कहते हैं। ये तुरंत ये अनस्टेबल है, अपघटित होकर के क्या बना लेगा? बोलो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ये बन जाएगा उत्पाद में कन्वर्ट, और एंजाइम अपना वापस उपस्थित जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, पुनः क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से एंजाइम ये क्रिया विधि कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, उत्प्रेरण का महत्व। उत्प्रेरण का महत्व, इंपोर्टेंस, या इसको दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं, और वो वाला रूप या नाम है उद्योगों में उत्प्रेरण, कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में उत्प्रेरण। मित्रों, हमारे पास यहाँ 4 प्रकार की क्रियाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है अमोनिया निर्माण की वेबर विधि, दूसरी हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि, लोक एलिमेंट में इसको हम और डिस्कस करेंगे। तीसरी हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ऑस्टवाल्ड विधि, तो हमारे सिलेबस में हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। और चौथी हमारे पास है वनस्पति घी बनाना, ठीक है ना। अब इनको हम देखते हैं। हेबर विधि में क्या होता है मित्रों? अमोनिया गैस की क्रिया हाइड्रोजन के साथ एक निश्चित मिश्रण, निश्चित अनुपात में लेते हैं, और आयरन उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं, तो अमोनिया का निर्माण होता है, और अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की। यहाँ पर दाब 2 एटीएम या 200 बार, और टेम्परेचर 723 से 773 केल्विन के मध्य रखा जाता है। मित्रों, आजकल इन उत्प्रेरकों के स्थान पर, आजकल इन उत्प्रेरकों के स्थान पर आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और पोटेशियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मित्रों। इसी तरह से संपर्क विधि, संपर्क विधि में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस का इस्तेमाल करते हैं। का एस्बेस्टस में क्या करते हैं? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, या पीटी कृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले से उपस्थित H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराते हैं, तो हमारे पास H2S2O7 ओलियम, मित्रों ध्यान देना, नाम क्या बोला मैंने? ओलियम बन जाता है। और इस ओलियम में पानी मिलाकर, ओलियम में पानी मिलाकर हम वांछित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं। इस तरह से ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अमोनिया का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, ठीक है ना। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फिर ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमें नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर हमें मिल जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित कराते हैं, तो हमें नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। या उत्प्रेरक के रूप में पीटीकृत एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं? पीटीकृत एस्बेस्टस। वनस्पति घी निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? वनस्पति तेल का निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। इसको हमने कई बार पढ़ लिया। इस तरह से एंजाइम उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, उत्प्रेरकों का
एंजाइम उत्प्रेरण यानी एंजाइम का उपयोग उद्योगों में अल्कोहल के निर्माण में, मद्य निर्माण में किया जाता है। शराब और बियर बनाई जाती है, वहां पर एंजाइम का इस्तेमाल होता है उद्योगों में, औद्योगिक उत्पादन हेतु। और बाकी इन इंडस्ट्रीज में अमोनिया निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में और नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में और वनस्पति घी के उत्पादन में धातु उत्प्रेरकों का इस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। यानी उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्रिया हमारी इंडस्ट्री में, देश के विकास में, इसकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कोलाई डिविलियन की। तब तक अपने मित्र को अनुमति। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय